अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म कर रहा है हमारे मुसलमान भाइयों पे, बहनों पे, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डोनेशन करनी चाहिए। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं फ़लस्तीन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाके डोनेट करें और जितना हो सके उतना इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपना अपना भी बैंक अकाउंट नंबर दिया था कि जो लोग डोनेट करना चाह रहे हैं वो लोग मेरे बैंक अकाउंट में डोनेट कर सकते हैं मुझे, और मैं एक लाइव स्ट्रीम में आके डोनेशन कर दूंगा। और जो लोग मुझे डोनेट नहीं करना चाह रहे, मुझे ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे, वो डायरेक्टली जाके ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक अपील है मेरी आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें, मुझे नहीं तो डायरेक्टली जाके आप लोग ज़रूर डोनेशन करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर मैं 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगा: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ऊप से रिलेटेड हमारे इंटरव्यूज़ भी होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी भी इसी वीडियो से मैं करवा दूँगा आप लोगों को। तो वीडियो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली जो रेपो है हमारी, उसका 12th पार्ट जो ऊप का है वो कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि 12 और 13 पार्ट से ही हमारा इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऊप के पूछे जाएंगे। जो कोड पूछा जाएगा वो 12 और 13 पार्ट से ही पूछा जाएगा। तो अभी मैंने अपनी 12 वाली रेपो को कोलैब में ओपन कर लिया है, और आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोलैब में ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो बेसिकली ऊप होती क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऊप से पहले जिन लोगों को पाइथन का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो एक छोटा सा मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा उन लोगों को। तो मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल खोलूँगा। इतना बड़ा कोड देख के आप लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कोड एग्जाम्पल के लिए है, और ये मैं समझाऊंगा नहीं, इसको समझना भी नहीं है। राइट लेफ्ट तरफ मेरे पास एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, उसका कोड है, और राइट तरफ पाइथन का कोड है। जो पाइथन अभी हम लोग सीख रहे हैं उसका राइट तरफ हमारे पास कोड है। तो बेसिकली पाइथन के अंदर अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे ये वेरिएबल एक बना हुआ है, सीक्रेट नंबर, नंबर ऑफ गैसेस, ये 2 वेरिएबल्स बने हैं। ठीक है, इस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। और यहाँ पे एक वाइल लूप है, हम लोग लूप्स पढ़ के आ चुके हैं पहले ही टाइप स्क्रिप्ट Q1 में जब हमने लूप्स पढ़े थे, तो आप लोग को आइडिया होगा लूप क्या करता है। और यहाँ पे पाइथन के अंदर इस तरीके से हम लोग लूप बना सकते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर हमारे पास जो है, जो जब हम लोग कोई लूप बना रहे होते हैं या कोई फंक्शन बना रहे होते हैं या कोई क्लास बना रहे होते हैं, तो उसकी बॉडी डिक्लेयर करने के लिए, मतलब जो उसकी बॉडी होती है वो हम लोग इंडेंटेशन या स्पेसेस के थ्रू डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ये फ़र्क दिखाने के लिए कि पाइथन और दूसरी लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है, तो मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल डाउनलोड की थी, पिक्चर डाउनलोड की इंटरनेट से। तो आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे जावा का प्रोग्राम है। यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर मेरे पास एक वाइल लूप है, ये मेरा वाइल लूप है जावा के अंदर, और ये कुछ टाइप स्क्रिप्ट जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट में जैसे हम वाइल लूप बना रहे हैं उसी तरीके का कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट्स, और टाइप स्क्रिप्ट में भी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट होता था, लेकिन पाइथन के अंदर यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है पाइथन के अंदर, कि अगर आप लूप के अंदर कोई कोड लिखना चाह रहे हो तो क्या करोगे आप, कि एक टैब दबा दोगे या 4 मरतबा स्पेस दबा दोगे, 4 स्पेसेस छोड़ के आप यहाँ पे जो आपका कोड है वो लिखोगे। इसी तरीके से सेकंड लाइन जो लूप के अंदर लिखी हुई है, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 8 में हमने लूप बनाया, लाइन नंबर 9 में हमने पहली लाइन लिखी लूप के अंदर, और लाइन नंबर 10 के अंदर हमने दूसरी लाइन लिखी, तो ये भी स्पेस दे के हमने लिखी है। लाइन नंबर 11 में भी हमें ये वाली लाइन भी जो ये वाला लाइन नंबर 11 का कोड है ये भी हमें लूप के अंदर चाहिए था, तो इसलिए हमने स्पेस दे के लिखा। और लाइन नंबर 12 के बाद हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि ये इफ एल्स की कंडीशन लूप के अंदर नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया। तो पाइथन में एक चीज़ ख्याल करने की ज़रूरत ये होती है, जो बिगनर्स होते हैं उनको मुश्किल हो रही होती है कि भाई लूप का क्या चक्कर है, तो लूप स्पेसिंग का क्या चक्कर है, तो उन लोगों को ये मुश्किल हो रही होती है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना होता है कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाओ या लूप बनाओ या इफ एल्स में भी अगर आप देखो, तो इफ एल्स में की बॉडी के अंदर जब जो कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी पे कंसिस्ट करती है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट्स पे मुश्तमिल है या कर्ली ब्रैकेट्स से बन रही है, वो चीज़ हमारी पाइथन के अंदर स्पेसेस से बनती है। अब फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं इफ़ की कंडीशन इस लूप के अंदर रखता, तो इस लूप के अंदर ये जो इफ एल्स है ये एक स्पेस देके, मतलब 4 स्पेसेस देके आता, और फिर मज़ीद इस वाले प्रिंट के लिए अगर मैं इस वाले प्रिंट का स्टेटमेंट लिखूंगा लूप के अंदर, तो इफ़ का स्टेटमेंट 4 स्पेसेस देके आता, फिर मज़ीद 4 स्पेसेस में जो और देने पड़ते हैं इस प्रिंट के लिए।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग नेस्टिंग करेंगे तो स्पेसेस के थ्रू हम लोग नेस्टिंग कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक हो गया। तो ये मैंने सोचा थोड़ा सा एक ब्रीफ छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये उन लोगों के लिए था जो जिन लोगों ने पाइथन जिन लोगों को पाइथन का आइडिया नहीं है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं ऊप। अच्छा, हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 3 तरीके की प्रोग्रामिंग हो सकती हैं। फंक्शनल ख़ास तौर पे पाइथन के अंदर 3 तरीके की हो सकती हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जो अब हम आज पढ़ेंगे, और एक हमारे पास होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो अभी के लिए हम फंक्शनल को साइड में करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऊप से पहले मैं आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारी बेसिकली नॉर्मल जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है उस तरीके से हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कोड लिया है, उसकी एग्जाम्पल लिया है। मैं आपको ये इस कोड से ये बताऊँगा कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ऊप को थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अराउंड ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, तो ये मैंने हाईलाइट किया। ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस इसमें हमारे पास होते हैं मौजूद। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स होंगे और क्लासेस होंगी, रेदर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टेंस है क्लास का। सही है। एक क्लास के अंदर से एक ऑब्जेक्ट बन के निकलता है। ठीक है। और क्लास खुद क्या है? क्लास खुद एक ब्लूप्रिंट है, कह सकते हैं एक नक्शा है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का। सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो घर बनाने से पहले हम उसका नक्शा डिज़ाइन करते हैं, यानी कि उसका नक्शा बनता है, उसका पूरा मैप बनता है, उसकी पूरी एक प्लानिंग होती है। ठीक है। तो वो प्लानिंग को हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका, और उसका एक मैप बनाते हैं, मैप कहेंगे या जो भी कहेंगे, उसका एक नक्शा बनता है। ठीक है, कि ये पिलर यहाँ पे लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे लगेगी। इस तरीके से क्लास भी अगर हम कोडिंग की ज़ुबान में बोलें तो क्लास भी इसी को कहते हैं कि उस क्लास से फिर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और उस नक्शे से हम लोग घर क्रिएट कर रहे होते हैं, अगर मैं रियल वर्ल्ड में बात करूँ। ठीक है। तो क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, क्या करने का? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का। सही है। अच्छा, अब वाई यूज़ ऊप। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे थ्योरी है। मॉड्यूलैरिटी के लिए यूज़ होता है कि ऊप जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम लोग छोटे छोटे स्मॉलर रीयूजेबल कंपोनेंट्स में, हम रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, यानी कोई ऑब्जेक्ट्स की बात आ गई कि ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं और उनको हम लोग बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी वही वाली बात की, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो है ना, मल्टीपल जगहों पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में यूज़ हो सकते हैं। एक बार आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ कर सकते हो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में। ठीक है। मेंटेनेबिलिटी, कोड जो है वो मेंटेन आसानी से हो जाता है, और लॉजिकल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज होता है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज हमारा कोड होता है। स्केलेबिलिटी, यानी कि अगर कोई आपकी छोटी एप्लीकेशन है, उसको आप बड़ा करना चाह रहे हो, एक्सटेंड करना चाह रहे हो प्रोग्राम को, तो उसको आप स्केलेबिलिटी भी कर सकते हो, उसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, यानी कि हमारे पास जो ऊप है वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पे डिपेंड कर रही होती है कि रियल वर्ल्ड उसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास रियल वर्ल्ड है उसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का ही कॉन्सेप्ट है। कि अगर मैं एक बात करूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो एक लैपटॉप मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। सही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इस लैपटॉप की क्लास क्या है, तो इस लैपटॉप की जो क्लास मैं कह सकता हूँ वो एक तरीके से डिवाइस है। तो डिवाइस एक क्लास है और इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया ये लैपटॉप। ठीक है। फिर कंप्यूटर इसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये हम रियल वर्ल्ड पे इसकी एक एनालॉजी है कि ये रियल वर्ल्ड की चीज़ों से मुतासिर करके इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अब आते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स पे। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। तो चार हमारे पास यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, चार हमारे पास की प्रिंसिपल्स या मेन पिलर्स ऑफ ऊप कह सकते हैं, और ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन उससे पहले मैं अब उस वाली एग्जाम्पल पे चलते हैं कि ऊप की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप लोगों का ये सवाल होना चाहिए कि ऊप की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो ऊप की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मुझे उसमें एक ऑफिस है, एक ऑफिस में कई एम्प्लॉयज़ हैं, कई काम करने वाले हैं, और उनकी मुझे नेम और सैलरी मुझे रिकॉर्ड करनी है। तो अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, एम्प्लॉय वन नेम, एम्प्लॉय वन सैलरी। दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। सही है। एक में नेम हमने स्टोर कर लिया एलिस, और इसकी सैलरी कितनी है 50,000। इसी तरीके से एक हमने दूसरा एम्प्लॉय ले लिया,
बॉब और उसकी सैलरी कितनी है 60,000, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेथड बना दिया, फंक्शन बना दिया कि फंक्शन को हमने कैसे वो इसी तरीके से बनाया, यहाँ पे 4 स्पेसेस देके, ठीक है। एक नेम ले लिया, एक सैलरी ले लिया, एक बोनस अमाउंट ले लिया। तो इसकी हम लोग यहाँ पे न्यू सैलरी, एक तरीके से हम लोग न्यू सैलरी निकाल लें। मतलब इस फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो हम लोग क्या पास कर देंगे, इसमें हमने एम्प्लॉय वन का नेम पास कर दिया, ठीक है। गिफ्ट बोनस वाले फंक्शन के अंदर हमने ये पास कर दिया। फिर एम्प्लॉय वन सैलरी में हमने क्या पास कर दिया 50,000, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, ये बोनस अमाउंट है, इसका बोनस अमाउंट 5,000 हमने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से एम्प्लॉय टू का नेम, फिर एम्प्लॉय टू की सैलरी और 7,000 इसका बोनस। तो दोनों की सैलरी आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी। अब इस कोड को अगर मैं चलाऊँ यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो ये काम तो सही करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप लोग देखो यहाँ पे काम तो सही कर रहा है, एलिस गॉट अ बोनस, न्यू सैलरी इज 55,000 और न्यू सैलरी इज 67,000, जो कि ठीक है। एम्प्लॉय वन का नाम जो था वो एलिस था, तो यहाँ पे एलिस प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इस प्रिंट के स्टेटमेंट से नेम को प्रिंट कर दिया, गॉट अ बोनस, न्यू सैलरी इज, ये हमने प्रिंट किया, ये आ गया, सॉरी ये आ गया। और यहाँ पे न्यू सैलरी में क्या आ जाएगा, न्यू सैलरी हमने ऊपर कैलकुलेट की, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय वन सैलरी में इसकी कितनी थी 50,000 थी, 50,000 प्लस बोनस अमाउंट 50,000 प्लस 5,000, तो 50,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 55,000। इसी तरीके से हमने बॉब की भी निकाल ली। अब यहाँ पे नुकसान ये है कि अगर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बढ़ते रहेंगे तो हम लोग नए नए वेरिएबल्स बनाते रहेंगे, और इसके लिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज़ है तो हम लोग 100 न्यू वेरिएबल्स तो नहीं बनाएंगे ना। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं नेम और सैलरी के, ये सिर्फ वेरिएबल्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हमें पता है ये कनेक्टेड हैं, हमें हमें हम जानते हैं कि ये एम्प्लॉय वन है का नाम है, ये एम्प्लॉय वन का सैलरी है, लेकिन ये एक्चुअल में आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ जस्ट 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इनका कोई आपस में एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि हमारे वेरिएबल्स का स्टोरेज बढ़ता जाएगा, वेरिएबल्स हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करने की कोशिश करें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो नीचे को मैंने कोड लिखा है। तो अब देखें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अभी मैंने कहा था कि हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास के कीवर्ड से एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम लोग ये भी बढ़ के आ चुके हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली जब जब एक बात इस ध्यान में रखें, हमेशा याद रखें कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है कि जब जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, तो उस टाइम वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर ये बेसिकली एक टाइप ऑफ फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारे पास जैसे कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये पाइथन के अंदर ऐसे हम DEF के थ्रू, DEF के कीवर्ड से फंक्शन बना रहे होते हैं। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग इसी तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं। बस इसमें ये होता है कि इनिट के कीवर्ड से हम लोग $init $, इससे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे होते हैं, और इसमें एक सेल्फ का कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब ये सेल्फ क्या करता है अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और इसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज़ ली हैं। अब जो हमारे पास क्लासेस होती हैं उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात करूँ, अपने लैपटॉप की बात करूँ, तो मेरा जो लैपटॉप है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो किस कलर का है, वो किस ब्रांड का है, सही है। तो ये लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरा लैपटॉप का कलर क्या है, ब्लैक, ब्रांड क्या है, डेल, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉय की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, नेम क्या है, सैलरी क्या है, और मज़ीद उसकी होती तो आगे हम लगा सकते थे और भी, ठीक है। और सेल्फ का जो कीवर्ड है वो हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर इसी तरीके से आता है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे सेट करवा रहे हैं। अब बेसिकली होगा क्या कि जो जब जब ये मेथड कॉल होगा, तो जब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो नेम और सैलरी इसके अंदर पास किए जाएंगे। इसके अंदर हम लोग भेजेंगे, नीचे कहाँ से भेजेंगे, जहाँ हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा है। मेन प्रोग्राम कहाँ से पता चलेगा चल रहा है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का मेन प्रोग्राम कहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम हमारा वहाँ से चल रहा होगा जहाँ से हमारा हमारी पहली लाइन होगी, लेकिन जो पहली लाइन होगी जहाँ से हमारे पास इंडेंटेशन नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इंडेंटेशन कहाँ से स्टार्ट है, तो इंडेंटेशन यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये तो इंडेंट हुआ भाई, ये तो एक फंक्शन बना हुआ और ये क्लास के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा मेन प्रोग्राम नहीं चल रहा, हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो लाइन नंबर 99 यानी कि यहाँ से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं है इसके पीछे, ठीक है।
तो हमारा जो मेन प्रोग्राम है, जो कंपाइलर है, वो आएगा, वो कहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे किया, अच्छा ये वाला मेथड है, इसको मैं बताता हूँ अभी। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे किया हमने, हमने क्या किया, क्लास का नाम लिखा। ठीक है, क्लास का नाम लिखने के बाद, अब जब हम क्लास का नाम लिख रहे हैं तो उसके बाद ब्रैकेट्स डालेंगे, जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने अभी बनाया था, ये रहा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग इसका नेम और सैलरी पास करेंगे। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे एक सेल्फ भी तो है, सेल्फ तो पास करना है, तो सेल्फ बेसिकली हम लोग खुद पास नहीं करते, पाइथन ऑटोमेटिकली पास कर देता है। हमें सेल्फ पास करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ नाम, इसका नेम पास करना है, सही है, और सैलरी पास करनी है। इसी तरीके से एम्प्लॉय टू बनाया, इसका नेम पास किया, इसकी सैलरी पास कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमने क्या किया कि ये तो हमारे ऑब्जेक्ट्स दो क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे एक और मेथड है गिव बोनस का, ये एक और मेथड बनाया, और ये ध्यान रखें कि ये मेथड भी हमने इसी क्लास के अंदर बनाया है। देखें यहाँ पे ये जो मेथड है, ये भी यहाँ पे स्पेसेस देके हमने क्रिएट किया, तो ये इस क्लास के अंदर है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ इस तरीके से कर दूँ, तो अब ये क्लास के बाहर हो गया, समझ आई बात, क्योंकि अब इसमें कोई इंडेंटेशन नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो ये इस क्लास के बाहर है। अब ये मेन हमारे पास जो बाहर की तरफ फंक्शन बना हुआ है, मतलब ये क्लास से बाहर एक हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं वापस से स्पेस दे देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी, और क्लास का अगर कोई दूसरा मेथड भी है तो उसके अंदर भी हम लोग, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम लोग सेल्फ का कीवर्ड लेंगे। ठीक है, सेल्फ का कीवर्ड क्या करेगा, अच्छा सेल्फ के कीवर्ड पे मैं भी आता हूँ। सेल्फ का कीवर्ड लेंगे, और दूसरा जो हमें बोनस अमाउंट पास करना है वो, क्योंकि हम लोग इसमें इस मेथड के अंदर क्या करेंगे कि सैलरी के अंदर जो हमारी सैलरी है, यानी कि ये वाली जो सैलरी है, जो हमने सैलरी अभी यहाँ पे बताई है कि एलिस की इतनी होगी और बॉब की इतनी होगी, उस सैलरी के अंदर हम लोग बोनस अमाउंट प्लस कर देंगे। तो हमने क्या किया, सेल्फ डॉट सैलरी प्लस इक्वल्स टू बोनस अमाउंट, और फिर हमने नीचे उसको प्रिंट कर दिया कि सेल्फ डॉट नेम, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसका नाम, गॉट अ बोनस न्यू सैलरी इज, और उसकी सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी उसकी सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल्फ की कीवर्ड की। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, किसका, कौन सी क्लास का, एम्प्लॉय की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। क्या प्रॉपर्टीज हम दे रहे हैं उसमें, हम उसमें दे रहे हैं उसका नाम, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर में, और उसकी सैलरी। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब हमारे पास जो नेम है, वो नेम देखें क्या हो रहा है, वो नेम जा रहा है और वो नेम असाइन हो रहा है सेल्फ डॉट नेम में। अब ये सेल्फ डॉट नेम क्या है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो नेम है और ये वाला जो नेम है, ये देखने में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो नेम है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, जो है ये वाला नेम, ये चीज़ है, ये नेम, ये वाला नेम है कंस्ट्रक्टर का, जो पैरामीटर जो हमने नीचे से पास किया है, कहाँ से, मेन प्रोग्राम से जो पास किया है ये। तो इस नेम के अंदर बेसिकली इस तरीके से कुछ आएगा, एलिस। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और ये जो सेल्फ डॉट नेम है, ये क्या कर रहा है, ये जो सेल्फ डॉट नेम है, ये इस क्लास का एक वेरिएबल बना रहा है, या इस क्लास की एक प्रॉपर्टी बना रहा है, इस क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो नेम है, ये कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर था, और ये वाला जो नेम है, ये क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है। सही है, तो दोनों अलग अलग हैं, हालांकि दोनों दिखने में सेम है, लेकिन है एक्चुअल में दोनों अलग। और ये सेल्फ किस, एक रेफर करने के लिए कि भाई सेल्फ का मतलब ये है कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो पास हुआ है अभी, हम इसकी बात कर रहे हैं, या ये वाली क्लास की जो प्रॉपर्टी है इसकी हम बात कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम, कि अभी जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम एलिस होगा, या उसका नाम नेम होगा। और ये नेम क्या है, ये नेम कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर। अगर मैं इस पर भी होवर करूं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है, अगर मैं इस पर होवर करूं तो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है। तो ये जो वेरिएबल है, ये क्लास का अपना वेरिएबल है, या क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सवाल ही आता है क्या इन दोनों को सेम होना ज़रूरी है, तो नहीं, इन दोनों को सेम होना ज़रूरी नहीं है, इन दोनों की स्पेलिंग अलग हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर मैं इसको कैपिटल एन कर दूँ तो ये चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से अंडरस्कोर कर दूं तब भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेट कर रहे होते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। तो इसी तरीके से हमने सैलरी भी सेट की, जो नीचे से सैलरी आई थी। अब नीचे जो मैं कहता हूँ, नीचे का मतलब ये होता है कि दिखने में ये जो कोड है ये नीचे है, ठीक है, और ये मेन प्रोग्राम का हिस्सा है हमारा, तो हमारा ये मेन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने जब एम्प्लॉय को कॉल किया या एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो इसमें हम नेम भेज रहे हैं और सैलरी भेज रहे हैं। तो
नेम और सैलरी गए ऊपर पास होए इधर आए, और नेम और सैलरी यहाँ पे जाके जो क्लास की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी उनमें जाके सेट हो गए। अब यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगेन अगर जो भी आप नाम यहाँ पे रखोगे तो वही नाम आपको फिर यहाँ पे भी यूज़ करना है, वरना पाइथन एरर दे देगा ऑब्वियसली। अब मैंने यहाँ पे ये अगर एक्स वाई जी में रख रहा हूँ तो यहीं पे एक्स वाई जी नीचे भी हमें एक्स वाई जी ही यूज़ करना होगा, ठीक है। एनीवेज, तो इस तरीके से अब हम इस मेथड की बात कर लेगा तो इसमें भी यही हो रहा है कि सेल्फ जा रहा है। सेल्फ बेसिकली हो क्या, सेल्फ का मतलब ये है कि वही ऑब्जेक्ट पास हो रहा है जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड लिखा हुआ है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ इस तरीके से हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स हमारे पास एम्प्लॉय वन हमने लिखा, एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट चला जाएगा एम्प्लॉय वन। तो ये जो एम्प्लॉय वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पहले पाइथन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सही है। एक इस तरीके से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, फिर उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ही ये वापस से कंस्ट्रक्टर के अंदर भेज देगा विथ अदर प्रॉपर्टीज जो हमने डिफाइन की हुई हैं। तो बिहाइंड द सीन्स पाइथन ये कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये सेल्फ में जा रहा है, और एम्प्लॉय वन डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सही है, ये गया ऊपर सेल्फ में, और हमने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम। तो एम्प्लॉय वन डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, और एम्प्लॉय वन डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी, ठीक है। और सैलरी ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाला जो एल एस है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बिहाइंड द सीन्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये काम कर रहा होता है। अब आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इन मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो जस्ट हमने क्या किया, वही ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉय वन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय टू का ऑब्जेक्ट है, सॉरी, एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू दोनों एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। इनको हमने जस्ट नाम दे दिए हैं, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू। तो एम्प्लॉय वन जो है उस पर हमने गिफ्ट बोनस का मेथड जब कॉल किया तो उसमें हमने 5000 पास कर दिया कि इसका बोनस 5000 है। एम्प्लॉय टू में जब हमने गिफ्ट बोनस का मेथड कॉल किया तो हमने 7000 पास कर दिया। अब 5000 इधर गया, 5000 सैलरी जो भी थी इसकी, हमने सैलरी तो ऑलरेडी सेट करा चुकी है ऊपर, है ना। तो सैलरी इसकी 50,000 है, तो 50,000 में बोनस अमाउंट प्लस हो गया, और 50,000 में जब बोनस अमाउंट प्लस हुआ तो 55,000 हो जाएगा। और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम में क्या आएगा, सेल्फ डॉट नेम में क्या आ जाएगा, अभी हमने यहाँ पे क्या पास किया, गिफ्ट बोनस। तो गिफ्ट बोनस में क्या गया होगा बिहाइंड द सीन्स, यहाँ पे सेल्फ का मेथड है, तो बिहाइंड द सीन्स ये इस तरीके से गया होगा, एम्प्लॉय वन, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था वही पास हो रहा है यहाँ पे, और ये पाइथन खुद से कर रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन्स बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में वो पास हो रहा है ऑब्जेक्ट, और एम्प्लॉय वन डॉट सैलरी में बोनस अमाउंट प्लस हो रहा है, और एम्प्लॉय वन डॉट नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और एम्प्लॉय वन डॉट सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, तो 55,000 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यही हमारा नीचे एम्प्लॉय टू वाले के लिए भी यही काम होगा। तो ये भी मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोनों का आउटपुट सेम है, जो ऊपर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से मैंने दिखाया वो भी सेम है, एम्प्लॉय वाला भी जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिखाया वो भी सेम है। तो सेल्फ का कीवर्ड आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्लास के वेरिएबल को, क्लास की प्रॉपर्टी को रेफर कर रहा होता है, उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है कि भाई ये जो वेरिएबल है ये क्लास का अपना वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है ये पैरामीटर है, ठीक है। दोनों के नाम सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग चीज़। ये क्लास का अपना वेरिएबल है, और ये पैरामीटर जो नीचे से आई हुई चीज़ है, यानी जो मेन प्रोग्राम से आई हुई चीज़ है, जो मेन एग्जीक्यूशन हमारी चल रही है प्रोग्राम की, वो ऐसे चल रही है, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली लाइन। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, ये एम्प्लॉय वन सेट हो गया। ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो एम्प्लॉय टू यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से सेट हो गया। फिर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो गिफ्ट बोनस वाला मेथड चला, और यहाँ पे इसकी बोनस अमाउंट ऐड हो गई और ये प्रिंट हो गया। और जब ये वाली लाइन चली तो एम्प्लॉय टू की जो सैलरी ऑलरेडी सेट हुई थी उसमें बोनस अमाउंट प्लस हुआ, और प्रिंट वाला स्टेटमेंट एम्प्लॉय टू के लिए चल गया। और इस तरीके से कुछ चल रही होती है हमारी ऊप ऊप में। हम इस तरीके से कुछ काम कर रहे होते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर होता है, फिर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, एक क्लास बन रही होती है। सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर कुछ मेथड्स बनाते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम उनसे काम करवा लें। तो जो भी हमें मेथड्स क्रिएट करने होते हैं, मेथड क्रिएट करके उनको कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट लगा के उस मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये फ़ायदा होता है कि अब हमारे पास ज़्यादा मैनेजेबल कोड है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स बना रहे हैं और वो वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकैप्सुलेशन की, जो कि ऊप का फर्स्ट पिलर है हमारे पास, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनकैप्सुलेशन में बस बंडलिंग ऑफ डाटा, डाटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स और होता है। मतलब कि जो क्लास के डाटा एट्रीब्यूट्स हैं या जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं और क्लास की मेथड्स हैं, उनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों के सामने एक कोड लिखा हुआ है। क्लास एक है, क्लास हमारे पास कार, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक कलर एक स्पीड। सही है, अब ये प्राइवेट और पब्लिक का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लेकिन ये वही उसी तरीके से ये क्लास के अपने वेरिएबल्स हैं और ये हमारे पास पैरामीटर्स जो नीचे से हमारे पास पास होंगे वो आएंगे। ठीक है, कलर और स्पीड। ठीक है, और ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक्सेलरेट और गेट स्पीड। इसमें हम लोग बेसिकली स्पीड में ऐड कर रहे हैं 10 को, 10 ऐड हो रहा है। और जो हमारे पास गेट स्पीड है, इसमें बेसिकली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं स्पीड को, यानी कि सिर्फ ये एक गेटर मेथड है। ठीक है, अच्छा, इनकैप्सुलेशन में हमारे पास गेटर और सेटर्स भी होते हैं और पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। इनकैप्सुलेशन में बेसिकली हमारे पास अगर मैं इसकी एक छोटी सी एक कंसाइज डेफिनेशन में बताऊँ तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन को हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा, यानी कि जो आपका यूज़र का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स की बात करूं कि एक बंदा है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो पैसे सिर्फ उसी को दिखने चाहिए, इवन बैंक वालों को भी वो नहीं दिखने चाहिए। तो ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ वो उसी को दिख सकें और किसी को ना दिख सकें। ठीक है, उसका बैलेंस कितना है, वो कितना विड्रॉ अमाउंट निकाल रहा है, वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, वो कितने बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है पैसे, तो वो सिर्फ उसको ही पता होने चाहिए, उसको ही दिखने चाहिए, उसको ही एक्सेसिबल होने चाहिए। तो ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का या पब्लिक या और प्राइवेट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है या पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो पाइथन के अंदर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट एट्रीब्यूट का कि कोई भी प्रॉपर्टी को या कोई भी क्लास के वेरिएबल को हम लोग प्राइवेट बना सकते हैं सिंपली उस एट्रीब्यूट से पहले दो अंडरस्कोर्स लगा के, इस तरीके से। तो ये जो स्पीड का मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, ये अब प्राइवेट हो गई है, इसको हम लोग बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये कोड तो रन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट, पहले ऐसे ही मैं हाई लिखता हूँ कि प्रिंट हाई हो रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ क्लास कार का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ car1 इक्वल्स टू कार, और यहाँ पे मैं इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड, और इसकी स्पीड डिफाइन कर देता हूँ 30। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका कलर को एक्सेस करूँ यहाँ से डायरेक्टली, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कार1 यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने कौन सा किया है, कार1 का, और डॉट लगा के इसका कलर। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा, रन करूँगा, तो ये मुझे दे देगा रेड आ गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे स्पीड इस तरीके से एक्सेस करूँ तो क्या होगा, स्पीड तो प्राइवेट एट्रीब्यूट है, कलर तो पब्लिक एट्रीब्यूट था, कलर में हमारे पास कोई डबल अंडरस्कोर नहीं था। तो अब ये होगा कि अब मुझे ये एरर दे देगा भाई, ये बोलेगा कि कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, वो ये बोलेगा कि कार के पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी है ही नहीं, है प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसलिए क्लास से बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, तो इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक गेटर मेथड होता है, उस गेटर मेथड के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। गेटर मेथड क्या होता है, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा पाइथन में कोई स्पेशली कोई गेटर गेटर मेथड आई थिंक नहीं होता। हम खुद बनाते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सिंपली, जैसे हम फंक्शन नॉर्मली बना रहे होते हैं, वही है ये गेटर मेथड। पहले मैं कंफ्यूज होता था कि ये क्या चीज़ है गेटर मेथड, तो सिंपली हमने गेटर मेथड बना दिया गेट स्पीड, और इसमें सेल्फ पास कर दिया, यानी कि वही जो ऑब्जेक्ट होगा वो खुद पास हो जाएगा इसमें, और उस ऑब्जेक्ट की प्राइवेट एट्रीब्यूट वाली स्पीड रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब मैं इस गेटर मेथड को इस्तेमाल करूंगा। मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था कार1 का,
उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा और गेट स्पीड का मेथड इस्तेमाल कर लूँगा। क्योंकि ये मेथड है इसलिए मुझे कर्ली ब्रैकेट्स भी देने पड़ेंगे, वेरिएबल नहीं है ये। और मैं इसको रन करूँगा तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एक्सेस करने का तरीका इसको। तो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें गेटर मेथड चाहिए होता है। और जो हमारे पास पब्लिक एट्रीब्यूट है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है सेटर मेथड। जैसे गेटर मेथड होता है वैसे ही हमारा सेटर मेथड होता है। अगर हमें स्पीड सेट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्पीड सेट करनी है तो अगेन हम लोग मेथड को कॉल कर लेंगे और वो उसकी स्पीड सेट कर देगा। तो अब इस मेथड, ये हमने एक एक्सेलरेट का मेथड बनाया है। ये क्या कर रहा है, ये सिंपली हमारे पास स्पीड में 10 ऐड कर रहा है। जो भी सेल्फ डॉट स्पीड यानी कि प्राइवेट एट्रीब्यूट जो भी हमारा है सेल्फ स्पीड का, उसको उसमें हम 10 ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेट स्पीड का मेथड कॉल कर लूँगा, सॉरी सेट स्पीड नहीं, एक्सेलरेट का मेथड कॉल कर लूँगा, तो ये मेरी स्पीड को सेट कर देगा। सही है। और यहाँ पे मैं वापस से एक दफ़ा गेट स्पीड का मेथड कॉल कर लूँगा कि अब मेरी स्पीड कितनी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब मेरी स्पीड 40। अच्छा सॉरी, इसको प्रिंट नहीं करना क्योंकि सिर्फ ये सेट कर रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, इसलिए मेरे पास यहाँ पे नन आ गया। ये कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ सेट कर रहा है, स्पीड नन रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नन प्रिंट हो गया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये मेरे पास 40 देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इनकैप्सुलेशन का। आप लोग देख सकते हो आगे भी इन लोगों ने यही काम किया हुआ है कि यहाँ पे एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी करंट स्पीड गेट स्पीड से, वही गेटर मेथड से हमने कॉल की तो इसकी स्पीड आ गई। और फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक फॉर का लूप चलाया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है कि कार की स्पीड बार बार ये वाली फंक्शन अगेन एंड अगेन ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसमें हर बारी में 10 बार ये बढ़ते रहेगी और 10 टाइम्स लूप चल रहा है तो 100 हो जाएगी। हर बारी में 10 बढ़ रही है और 10 बार लूप चल रहा है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, तो 100 तक इसकी स्पीड चली जाएगी। और यहाँ पे जैसे इसको प्रिंट कर दिया, गेटर मेथड से स्पीड निकाल ली और कलर हमने डायरेक्टली इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके थ्रू हमने कलर निकाल लिया। ठीक है, तो अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हमारे पास हैं उनको हाइड करना। सही है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो ये है कि हम लोग सब गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या कोई फ्रिज यूज़ करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन यूज़ कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि फ्रिज कैसे चल रहा है, हमें बस ये पता है कि उसका डोर खोलना है, कोई चीज़ निकालनी है या कोई चीज़ रखनी है और वो ठंडी हो जाएगी। अंदर वो कैसे काम कर रही है ये हमसे छुपा हुआ है। ये उसका कंप्रेसर कैसे चल रहा है, एसी का कंप्रेसर कैसे चल रहा है, ये छुपा हुआ है हमसे। ये चीज़ हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ उसका ये मेथड पता है कि वो काम करता क्या है, कैसे करता है, ये नहीं पता हमें। ठीक है, हमें बस ये पता है कि हमारा काम उससे हो रहा है और कैसे हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि काम हमारा हो रहा है और क्या काम हो रहा है ये पता है। ठीक है, तो यही एब्स्ट्रैक्शन है। अगर मैं इसको कोडिंग के उसमें बोलूँ तो बेसिकली हमारे पास अब ये एक हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि बहुत बड़ा है और दिखने में बहुत ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, जब भी आपके पास कोई प्रोग्राम आए ना तो सबसे पहले उसको देख के घबराए नहीं कि इतना बड़ा प्रोग्राम है मैं कैसे। अब आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक दुनिया का नक्शा है। सही है, तो अगर आप दुनिया के नक्शे को देख रहे हो तो आप उसमें किसी एक कंट्री को पकड़ के उसमें जूम इन कर करके उसके अंदर नहीं घुसोगे, बल्कि आप पूरी दुनिया को देखोगे कि इसमें कितने मुल्क हैं, कहाँ कहाँ क्या मुल्क है, एक घुमा के देखोगे, उसको जूम इन नहीं करोगे। इसी तरीके से उसको एक पूरा जूम आउट करके देखोगे कि ओवरऑल देखोगे कि ओवरऑल ये चीज़ क्या है। उसके बाद आप हल्के हल्के करके हल्का हल्का करके उसके अंदर जाके एक कोई मुल्क पकड़ लोगे, उसके अंदर जाके देखोगे ये क्या है, ये पाकिस्तान पकड़ लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कोड में अगर आपको बहुत सारा कोड दिख रहा है तो आप उसको सारा एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि शुरू से स्टार्ट करो आहिस्ता आहिस्ता, कि देखो एक क्लास है। सही है, एक क्लास है हमारे पास यहाँ पे और इस क्लास के अंदर पूरा कोड हुआ है। अब अंदर क्या हुआ है वो हम देखते हैं। ठीक है, एक क्लास हमने देख ली, क्लास का, फिर उसके अंदर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, इनिट पता चल गया कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं। आगे एक ड्राइव का मेथड है, आगे फिर एक स्टॉप का मेथड है, आगे एक सेट ट्रैफिक का मेथड है, आगे एक स्टार्ट इंजन का मेथड है। तो ये कुछ मेथड्स बने हुए हैं, हमें पता चल गया। अब इनके अंदर घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल है, तो एब्स्ट्रैक्शन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि यूज़र को वही दिखाना जो उसके लिए काम की चीज़ है, जो उसके लिए कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं, जो बेकार चीज़ें हैं जिनको पढ़ के वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं दिखाओ। सही है। तो इसको हम लोग कोडिंग में कैसे अचीव करते हैं? अब यहाँ पे देखें, हम अभी हमने देखा यहाँ पे क्या मेथड्स हैं, एक ड्राइव का मेथड है, एक स्टॉप का मेथड है। सही है। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि ये एक क्लास कार है और ये कुछ क्या कर रहा होगा, ये ड्राइव का मेथड है, तो हमें पता चल गया कि ये ड्राइव का मेथड है, इससे गाड़ी चलेगी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है हमें। और स्टॉप का मेथड है, हमें पता चल गया कि ये स्टॉप का मेथड है, इससे गाड़ी रुकेगी। टू स्टॉप मेथड टू स्टॉप द कार। ठीक है। अब इसके अंदर अभी क्या हो रहा है, अभी हमें घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो दो मेथड्स हैं हमारे पास, सिर्फ ये दो के दो मेथड्स हमारे पास हम लोग एक्सपोज करेंगे यूज़र को, यानी उनको अवेलेबल होंगे, इन दो मेथड्स को वो कॉल कर सकते हैं। बाकी जो नीचे के मेथड्स हैं वो हमारे इंटरनल मेथड्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला मेथड भी हम लोग एक्सपोज करेंगे, सेट ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है। बाकी जो ये वाले मेथड है, स्टार्ट इंजन, आइडल स्टॉप इंजन, यानी स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन, ये हम लोग इंटरनल मेथड्स हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटरनल मेथड्स। ये हम एक्सपोज नहीं करेंगे, ये हम यूज़र को नहीं देंगे, कि हम लोग ये यूज़र को बताएंगे भी नहीं, ये इंटरनल मेथड्स हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि ड्राइव के मेथड के अंदर है क्या। तो ड्राइव के अंदर मेथड के अंदर हमारे पास बेसिकली कुछ इफ एल्स की कंडीशंस हैं। इनकी गहराई में मैं अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ ये कि इंजन स्टेटस अगर ट्रू है, कि अगर इंजन ट्रू है यानी कि इंजन ऑन है और ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, प्रिंट हो जाएगा, यू आर ड्राइविंग अ सेल्फ डॉट ब्रांड सेल्फ डॉट मॉडल। अब ये ब्रांड और मॉडल क्या है? कार की प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि ये बता देगा कि भाई आप ये वाली गाड़ी का ये वाला ब्रांड चला रहे हो, मतलब इस गाड़ी, ये वाली गाड़ी चला रहे हो। बेसिकली ये गाड़ी का मॉडल बता देगा और गाड़ी का ब्रांड बता देगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो वो बता देगा कि भाई आप रुके हुए हो, यू स्टॉप एट द राइट एट द रेड लाइट। तो यहाँ पे ये बता देगा कि आपकी गाड़ी का मॉडल और ब्रांड ये और आप रुके हुए हो। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये एक मेथड को कॉल कर लेगा, आइडल स्टॉप इंजन। तो ये वाला जो मेथड है ये नीचे कहीं डिफाइन हुआ हुआ होगा। ठीक है। अभी हम इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम से हमें पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, कि ये इंजन को स्टॉप कर रहा होगा। ठीक है। अब ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल है तो हमें इस पूरे कोड को अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेथड्स हैं हमारे पास, ये हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं। अब हम वो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टार्ट इंजन यानी कि इंजन को स्टार्ट कर रहा होगा, ये स्टॉप इंजन कर रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इसको देखना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं फिर भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। स्टार्ट इंजन का मतलब ये है कि इंजन को स्टार्ट कर रहा होगा, तो इंजन का जो स्टेटस की प्रॉपर्टी है उसको ये ट्रू कर रहे हैं कि भाई इंजन स्टार्ट हो गया है, तो इसको ट्रू कर दो। और जो आइडलिंग टाइम है ये एक वेरिएबल है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है, इसको जीरो कर दो। और यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ आ जाए इंजन स्टार्टेड। इसी तरीके से अगर मैं आइडल स्टॉप इंजन की मेथड की बात करूँ तो ये क्या करेगा, ये इंजन को स्टॉप कर देगा। तो अभी से मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा होगा, कि इसको ये फॉल्स कर रहा होगा, इंजन स्टेटस को ये फॉल्स कर रहा होगा कहीं ना कहीं आगे जाके। तो देखते हैं क्या हो रहा है। इसने यहाँ पे एक इम्पोर्ट टाइम किया है, तो पाइथन के अंदर एक अच्छी बात ये है कि हम इसको फंक्शंस के अंदर भी स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसने क्या किया, एक इंजन इज आइडलिंग यानी कि इंजन बंद हो रहा है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा इंजन। और फिर एक फॉर का लूप चला दिया, जो कि अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ये फॉर का लूप चलता रहेगा और इसमें सेकंड्स प्लस होते रहेंगे। और सबसे पहले ये 1 पे चलेगा, फिर 2, फिर ऐसे 5 तक चलेगा, 5 बार ये लूप चलेगा। और इसमें ये क्या कर रहा है, आइडलिंग टाइम को हर बार एक एक इंक्रीमेंट कर रहा है। आइडलिंग टाइम क्या था, आइडलिंग टाइम जब हमने इसको शुरू में डिफाइन किया था तो इस आइडलिंग टाइम की प्रॉपर्टी 0 डिफाइन की थी हमने। तो जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चल जाएगा, 5 तक। तो 5 तक हमारे पास ये टाइम चलेगा। ठीक है, मतलब आइडलिंग टाइम हमारा 5 तक चलेगा और फिर लूप एंड हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास आइडलिंग टाइम 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा तो इंजन का स्टेटस हम फिर फॉल्स कर देंगे। कि यानी कि हम लोग एक तरीके से ये बता रहे हैं कि यूज़र को 5 सेकंड दे रहे हैं, 5 सेकंड बाद जाके इंजन स्टेटस फॉल्स हो रहा है। तो मैंने अभी से ही बता दिया था कि हमें ये जो मेथड है ये क्या करेगा, इंजन को बंद कर देगा। तो 5 सेकंड बाद जाके ये इंजन को बंद कर रहा है। सही है, इंजन का स्टेटस फॉल्स कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया इंजन स्टॉप्ड, आ गया इंजन स्टॉप्ड। ठीक है। आइडल टॉप टू सेव, आइडल स्टॉप टू सेव फ्यूल। ठीक है, फ्यूल की स्पेलिंग अलग है। एनीवेज, तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, कि जो इंटरनल मेथड्स हैं वो हम लोग यूज़र को नहीं दे रहे। अभी मैं दिखाता हूँ कि इसके आगे की जो हमने मेथड्स कॉल किए हैं वो कौन कौन से मेथड्स कॉल किए हैं। सिर्फ वही मेथड्स
जो कि हमने एक्सपोज किए हैं। कौन से? एक ड्राइव का मेथड हमने यूज़र को दिया है, एक स्टॉप का मेथड दिया है, और एक ट्रैफिक सिग्नल का दिया है कि ट्रैफिक सिग्नल को हम सेट कर रहे हैं। तो ये भी कोई, इसमें हम जस्ट सिग्नल को सेट कर रहे होंगे। सिग्नल रेड है तो ये प्रिंट कर रहा है, और सिग्नल ग्रीन है तो ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से स्टॉप में भी यही हो रहा है कि अगर उसका जो इंजन का स्टेटस है, यानी कि इंजन ऑन है, तो उसको स्टॉप कर दो। इसी तरीके से हमारे ड्राइव में भी यही हो रहा है कि अगर इंजन ऑन है और ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो फिर ये चल जाएगा। एल्स में ये रेड है तो फिर ये चल जाएगा। और उसके बाद अगर एल्स ये दोनों नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास इंजन जो है वो ग्रीन है और इंजन का स्टेटस फॉल्स है, यानी कि बंद है, तो फिर स्टार्ट कर दो इंजन। यानी कि इंजन इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी नहीं है, रेड भी नहीं है सिग्नल और ग्रीन तो है लेकिन इंजन बंद है। अगर इंजन बंद है और ग्रीन है तो क्या करो, ये वाला काम कर दो, इंजन को स्टार्ट करो, यू आर ड्राइविंग। मतलब कि अगर ग्रीन है सिग्नल और इंजन बंद है तो आप इंजन स्टार्ट करो और चले जाओ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे। अब हम यहाँ से सही से समझते हैं कि बेसिकली एब्स्ट्रक्शन के अंदर हो क्या रहा है कि हमने यूज़र को 3 मेथड्स दिए हैं। सिंपल, यूज़र आया एक टोयोटा कैमरी लेके, हमने एक कैमरी का ऑब्जेक्ट बना लिया, टोयोटा कैमरी एक गाड़ी का ऑब्जेक्ट बना लिया माय कार के नाम से। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मल्टीपल मेथड्स को कॉल सकते हैं, लेकिन कौन से मेथड्स को कॉल कर सकते हैं? जो कि एक्सपोज हैं। एक्सपोज कौन से मेथड्स हैं? ये वाले, ड्राइव का, स्टॉप का और सेट ट्रैफिक सिग्नल का। तो इन मेथड्स को हमने कॉल किया। सेट ट्रैफिक सिग्नल हमने ग्रीन सेट कर दिया। अब जब हमने ग्रीन सेट कर दिया है तो ड्राइव तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। सही है। जब ग्रीन सेट किया तो यहाँ पे आ गया ट्रैफिक सिग्नल टर्न ग्रीन, और ये इसका आउटपुट आ गया। सही है। इस वाली लाइन का जब हमने सेट किया तो ये इसका आउटपुट आ गया। फिर जब हमने ड्राइव का मेथड कॉल किया तो यहाँ पे आ गया यू आर ड्राइविंग टोयोटा कैमरी। फिर जब हमने रेड सिग्नल को सेट किया तो ये वाला आउटपुट आ गया, और इंजन इज आइडलिंग, यानी कि जब वो रेड हुआ तो उसने क्या कॉल कर दिया। अगर मैं स्टॉप के मेथड में जाऊँ तो यहाँ पे आइडल, सॉरी, अगर मैं स्टॉप के मेथड के अंदर जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आइडल स्टॉप इंजन का मेथड कॉल हो रहा है। ये वाला, ये कॉल हो रहा है। यहाँ पे प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद ये भी कॉल हो रहा है। ठीक है। तो ये वाला मेथड जब कॉल होगा तो वो उसको क्या करेगा? आइडलिंग टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और फिर इंजन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने अगेन यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को ग्रीन जब किया तो अगेन यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इंजन स्टार्टेड, यू आर ड्राइविंग अ टोयोटा कैमरी। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेथड्स लिखे हुए हैं, स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन, ये यूज़र को यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारे इंटरनल मेथड्स हैं और ये इंटरनली कॉल हो रहे हैं, हो तो रहे हैं ये कॉल, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो ये एब्स्ट्रक्शन होती है कि जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है उसको ये डिटेल्स कैसे कब इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या अंदर टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या अंदर मैकेनिज्म चल रहा है, ये उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसने जस्ट ये मेथड्स कॉल की है। अगर सिग्नल रेड है तो ऑटोमेटिकली कार में अंदर जाके स्टॉप का मेथड कॉल हो रहा है। अगर सिग्नल ग्रीन है तो ऑटोमेटिकली जाके वो सिग्नल ग्रीन है तो वो सेट कर रहा है और ड्राइव का मेथड कॉल कर रहा है। ठीक है। तो ड्राइव के मेथड में ऑटोमेटिकली जाके इंजन स्टार्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है। तो ये होती है एब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि ये एब्स्ट्रक्शन होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज तो समझ आ गया, लेकिन अगर हम लोग इन मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश करें और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग इन मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो मैं ये कहूँगा कि अभी ये यूज़ हो जाएंगे, इस हालत में ये यूज़ हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई ये क्या मजाक है, अभी आप बोल लो कि यूज़ नहीं कर सकता यूज़र, एक्सपोज नहीं है। अ, बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपोज नहीं है, यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अभी इस हालत में हो जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ, पहले मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कि क्या होगा अभी। इस इस कोड को मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया, ये यहाँ पे यूज़ हो गया, जो कि गलत है एक तरीके से। हम डायरेक्टली इंटरनल मेथड को कॉल नहीं करते। सही है। दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। ये इंटरनल मेथड्स है और ये इंटरनली ही कॉल होंगे। लेकिन अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, अभी हमने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, अभी पाइथन यहाँ पे एरर नहीं दे रहा। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था इनकैप्सुलेशन के अंदर कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्लास की, उससे पहले हम लोग क्या लगाते थे? उससे पहले हम लोग डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो सेम इसी तरीके से जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं हमारे क्लास के पाइथन के अंदर, अगर आपको चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें और यूज़र एक्सेस नहीं कर पाए,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अंडरस्कोर डबल लगा दें शुरू में। यहाँ पे भी मैं डबल लगा दूंगा जहाँ जहाँ है यहाँ पे हर जगह, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली नाम चेंज कर रहे हैं, तो अगर मैं हर जगह चेंज नहीं करूँगा प्रोग्राम के अंदर तो मुझे वो एरर देगा। तो मैंने हर जगह इसको डबल अंडरस्कोर कर दिया, और अब मैं इसको यहाँ पे डबल अंडरस्कोर कर देता हूँ यहाँ पे भी। तो अब आप लोग देखना कि अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट आइडल स्टॉप इंजन। ठीक हो गया। तो अच्छा, मुझे इस कोड को रन करना पड़ेगा पहले। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे मैंने सिंगल लगाया है, तो अभी मैंने चेंज तो कर दिया था इस कोड ब्लॉक को, लेकिन इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो ये जो हमारा एडिटर है, कोलैब है, इसकी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप लोग कुछ चेंज कर रहे हो एक ब्लॉक में तो उसको फिर रन करो। उसको रन करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब आप लोग देखोगे कि अगर मैं डबल के साथ इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अब ये चलना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डबल हर जगह नाम कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो डबल अंडरस्कोर मैंने कर दिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप लोग देखो कि यहाँ पे आ गया कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, और यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है। ठीक है, तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन करने का तरीका कि अगर आप लोगों को अलाउ अलाउ नहीं कर रहा, वो इंटरनल मेथड है कि यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके, उस यूज़र्स को नहीं छेड़ सके, कॉल नहीं कर सके। तो आप लोग फिर क्या करो कि उस मेथड के शुरू में, उस फंक्शन के शुरू में इस तरीके से डबल अंडरस्कोर लगा दो। और सिंगल अंडरस्कोर लगाओगे तो उससे भी पता चल रहा है कि ये प्राइवेट मेथड है, ये इंटरनल मेथड है, लेकिन वो पाइथन री नहीं कर रहा, उसको फोर्स नहीं कर रहा, वो एरर नहीं फेंकेगा, वो अलाउ कर देगा। तो जब भी आप अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर देखो तो समझ जाना कि ये इंटरनल मेथड है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। और ये भी हमारी उसी तरीके की एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन की, कि एक बेसमेंट पार्किंग का एक मेथड है, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कार का, और उस कार का हमने स्टार्ट इंजन किया हुआ है। तो बेसमेंट पार्किंग का मेथड यहाँ पे जस्ट हमने कॉल कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने स्टार्ट इंजन का मेथड कॉल कर लिया। तो वही स्टार्ट इंजन का मेथड जो ऊपर लिखा हुआ था वही हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। सिर्फ हमने ये वाला मेथड यूज़र को विजिबल है, सिर्फ ये वाला मेथड उसको यूज़र ने कॉल किया, और अंदर ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये इसको विजिबल नहीं है। तो ये अच्छा, ये लोग यही बोल रहे हैं कि कॉलिंग स्टार्ट इंजन मेथड डायरेक्टली, तो आप कर तो सकते हो लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू कॉल स्टार्ट इंजन डायरेक्टली, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है इससे वो ब्रेक हो जाएगा, और आप चाहते हो कि कोई ना कर सके तो आप डबल अंडरस्कोर लगा दो। ठीक है, अच्छा, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन में बस क्या होती है कि प्राइवेट और पब्लिक वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और गेटर और सेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ये होती है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ी कि हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, कि जो यूज़र को नहीं दिखाना, जिसका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो कन्फ्यूज जाएगा दिखा के, उसको कन्फ्यूज हो जाएगा वो यूज़र, तो हम इसको हाइड कर देंगे डिटेल्स को, और सिर्फ वही मेथड्स एक्सपोज करेंगे जो एक्चुअली में उसको काम के हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और हमारे पास अब है इनहेरिटेंस। तो अगर हम लोग इनहेरिटेंस के वर्ड पे गौर करें तो इनहेरिटेंस के वर्ड का मतलब उर्दू में क्या है, विरासत। यानी कि जो आपको आपको अब अपने आबाओ अजदाद से विरासत में जो चीज़ मिली है उसको हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं देख के कि देखो इसकी इसकी आइज़ जो हैं वो इसकी मदर से या इसकी फादर से मिल रही हैं, या इसके जो लिप्स हैं वो इससे मिल रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस में हम लोग कह रहे होते हैं कि ये चीज़ इसकी माँ से आई है इसके पास। ठीक है, या फिर अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर लें, विरासत में प्रॉपर्टी मिली है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरे दादा को मेरे अब्बू ने दी, और फिर अब्बू को फिर अब्बू ने मेरे नाम में इसका जो हिस्सा मेरा मिला। तो वो इस तरीके से एक इनहेरिटेंस में, विरासत में हम लोग कह सकते हैं। तो कोड, अगर मैं कोड के एस्पेक्ट से बात करूं, कोड के रेफरेंस से बात करूं, मैं कोड के रिलेशन में बात करूं, तो कोड में भी यही है कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, और डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है व्हीकल क्लास, जो कि पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, और एक क्लास है कार, ये है चाइल्ड क्लास। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड। तो बेसिकली पेरेंट इनहेरिट नहीं करता चाइल्ड को। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें
तो अगर किसी के फादर हैं और कोई चाइल्ड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फादर ने चाइल्ड से ये चीज़ अडॉप्ट की है या ली है। हम ये कह सकते हैं कि बेटे ने फादर से ये चीज़ ली है और बेटे के अंदर ये चीज़ फादर की आई है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा बोलता हो कि यार वो तो बहुत अच्छा इंसान है और वो जो बाप है उसने अपने बेटे से ये चीज़ सीखी है, या उसके बेटे की क्वालिटी उसके बाप में आई है। ऐसा नहीं सुना होगा। हाँ, ये सुना होगा कि उसके बेटे वो उसका बेटा बहुत अच्छा इंसान है और उसके बेटे के अंदर जो क्वालिटी आई है वो उसके बाप से आई है, उसका बाप भी ऐसा ही था, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल मैंने एक रियल वर्ड दे दी। अब यहाँ पे बस एक क्लास है कार, ठीक है, और वो किसको इनहेरिट कर रही है? व्हीकल। और ये कैसे, हम इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। एक क्लास है व्हीकल, या व्हीकल एक क्लास है और उसके नीचे हमारे पास एक बनी हुई है क्लास कार, जो कि इनहेरिट कर रही है व्हीकल को। तो क्लास व्हीकल एक पेरेंट क्लास है, क्लास कार एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। ओके, अब पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। सेल्फ का वर्ड हमें पता है उसमें क्या कर रहा है, मैं इस पर नहीं वापस से नहीं जाऊंगा। कलर स्पीड, इसके दो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं और ये कलर और स्पीड सेट हो रहे हैं यहाँ से। ठीक हो गया। और हमारे पास ड्राइव का एक मेथड है और एक एक्सेलरेट का मेथड है। अच्छा, अब ये तो व्हीकल की क्लास की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्लास कार की। तो क्लास कार हम किसको इम्प्लीमेंट कर, किसको एक्सटेंड कर रही है, सॉरी किसको इनहेरिट कर रही है? व्हीकल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो व्हीकल की वेरिएबल्स हैं, ये वो कलर और ये स्पीड, ये कौन इसको इनहेरिट कर लेगा? यही प्रॉपर्टीज़ क्लास कार भी इनहेरिट कर लेगी। यानी कि हमें यहाँ पे वापस से उन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज़ उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर तो इसका ऑब्वियसली होगा, तो हर क्लास का अपना एक कंस्ट्रक्टर होता है, तो हम लोग हर क्लास में बना सकते हैं। तो इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, सेल्फ का कीवर्ड और कलर और स्पीड हमने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे एक सुपर का कीवर्ड है, तो सुपर का कीवर्ड क्या करता है कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर लेगा, जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको कॉल कर लेगा। मतलब ये सुपर का कीवर्ड क्या करेगा कि सुपर का जो कीवर्ड है हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ये क्या करता है कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये इसको कॉल कर लेगा। और इसको कॉल करने का तरीका पाइथन में क्या है कि सुपर का कीवर्ड, फिर डॉट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर ऊपर वाला जो व्हीकल का है, और इसमें हमने कलर और स्पीड पास कर दी। ये कलर और स्पीड कहाँ से आए? ये कलर और स्पीड हमारे पास नीचे से पास हो रहेंगे, यानी कि मेन प्रोग्राम से हमारे पास पास हो रहेंगे कलर स्पीड। ठीक है, इसी तरीके से सेम हमने ट्रक को भी, ट्रक की क्लास बनाई और उसको व्हीकल से हमने इनहेरिट कर लिया। ट्रक इनहेरिट्स फ्रॉम व्हीकल, यानी कि व्हीकल के दो चाइल्ड हो गए, एक कार हो गया, एक ट्रक हो गया। ठीक है, और इसमें भी हमने यही चीज़ की कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सेल्फ कलर स्पीड, नीचे से हम कलर स्पीड पास करेंगे और वो कलर स्पीड सुपर के मेथड में पास हो जाएगा। और सुपर का मेथड क्या करेगा? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, तो ट्रक की भी कलर और स्पीड दोनों सेट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ट्रक की भी सेट हो जाएंगी इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं अभी कोड को। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया था, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया कार के नाम से, ट्रक का एक ऑब्जेक्ट बनाया ट्रक के नाम से। अब ऑब्वियसली हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट करनी होंगी, क्योंकि कलर और स्पीड दोनों दोनों जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रही हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 120 नहीं दूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई आपने सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन नहीं की, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में भी हमें कलर स्पीड चाहिए और ट्रक के कंस्ट्रक्टर में भी हमें कलर स्पीड चाहिए, तो कलर और स्पीड दोनों देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें दी इसको। तो हुआ क्या, बिहाइंड द सीन्स के कलर स्पीड यहाँ पे गए 120 और रेड और 120, रेड कलर में रेड आया, स्पीड के अंदर 120 आया, और यही स्पीड और यही कलर दोनों के दोनों सुपर के थ्रू कहाँ चले गए? ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे आए, इधर इस कंस्ट्रक्टर में आए, और यहाँ पे जाके ये कलर और स्पीड इस व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ में कलर और स्पीड दोनों सेट हो गए। ठीक हो गया। और फिर हमने यहाँ पे कार डॉट ड्राइव को, जब हमने कार डॉट ड्राइव के मेथड को कॉल किया तो क्या हुआ, अब सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही उठ के नहीं आ जाती यहाँ पे, बल्कि दोनों मेथड्स भी उठ के आ जाएंगे। तो अगर हम लोग कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू
ड्राइव का मेथड कॉल कर रहे हैं। हालांकि कार के क्लास के अंदर कोई ड्राइव का मेथड नहीं है, लेकिन क्योंकि कार इनहेरिट कर रही है व्हीकल से, तो व्हीकल के सारे ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, व्हीकल के सारी प्रॉपर्टीज यानी कलर और स्पीड, और सारे फंक्शंस या मेथड्स यानी ड्राइव और एक्सलेट, ये चारों चीज़ें उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक हो गया? यानी कि ड्राइव का मेथड उठ के यहाँ पे आ गया, इस क्लास के अंदर आ गया, क्योंकि इनहेरिट कर लिया ना, कार ने सारी प्रॉपर्टीज सारे फंक्शंस इनहेरिट कर लिए, तो यहाँ पे उठ के आ गया। अब जब हम कार के मेथड, कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्राइव कॉल करेंगे, तो वो ड्राइव का मेथड एज इट इज कॉल हो जाएगा, और ड्राइव का मेथड क्योंकि यहाँ पे उठ के आ गया तो वो कॉल हो जाएगा। और ड्राइव के मेथड के अंदर हमने सेल्फ पास किया हुआ है, तो सेल्फ वही ऑब्जेक्ट आया, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, कौन सा ऑब्जेक्ट है? कार की स्पीड। तो कार की स्पीड क्या थी? 120 हमने सेट की हुई थी, तो कार की स्पीड क्या आ गई? 120। और ये ड्राइविंग स्पीड कहाँ से आ रहा है? यहीं से प्रिंट होके आ रहा है। ड्राइविंग स्पीड इज इक्वल टू कार डॉट स्पीड, और ट्रक के जब कॉल होगा तो ड्राइविंग स्पीड इज इक्वल टू ट्रक डॉट स्पीड। सही है? तो सेल्फ के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ट्रक डॉट स्पीड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रक की स्पीड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं कि क्लास की प्रॉपर्टीज़ और क्लास के मेथड्स हमारे चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होते हैं, चाइल्ड क्लास में उठ के आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी एक टास्क है कि एक्सलेट कार अप टू 180, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, 180 तक करनी है स्पीड, तो कोई बात नहीं, एक एक्सलेट का मेथड हमारा ऑलरेडी बना हुआ है 10 की स्पीड से। तो हम क्या करेंगे? लूप को कितनी बार चला देंगे? 18 तक चला देंगे, ऐसा ही है ना? 18 तक चला देंगे, सॉरी 6 तक चला देंगे। कार की स्पीड को एक्सलेट करना है, तो कार की स्पीड अभी कितनी है देख लेते हैं। अभी है 120, 120 है, तो 120 में कितनी बार हम लोग 10 प्लस करें? 10 का हमने बनाया ना, एक्सलेट का मेथड 10 बढ़ा रहा है हर बारी में, तो 120 में हम लोग अगर 6 बार 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 का लूप चला दिया, 6 बार हमने कार डॉट एक्सलेट को लूप के अंदर रख दिया और 6 तक चला दिया। तो इस तरीके से ये कार की स्पीड कितनी हो गई? 180 हो गई। और ट्रक की स्पीड कितनी रहेगी? ट्रक की स्पीड 80 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कार डॉट एक्सलेट चलाया है, ट्रक डॉट एक्सलेट नहीं चलाया। सही है। अब हम आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है, अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं, तो पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, यानी कि एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ उसकी कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की, तो इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो सकती है कि पानी है हमारे पास, अगर आप उसको फ्रीज़र में रख दोगे तो वो जम जाएगा। ठीक है तो वो पानी, उसको हम लोग बर्फ़ कहते हैं, लेकिन क्या है वो, उसका फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ ना, H2O ही है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ऐसा ही है ना। अगर हम उसको इवेपोरेट करते हैं, यानी कि स्टीम बना दें, चूल्हे पे रख दें, तो वो इवेपोरेट कर जाएगा, लेकिन अगेन उसका फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ है, तो वो H2O ही अभी। तो इसी तरीके से हम लोग कोड में भी अभी देखेंगे कि क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मैनी फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स ऑफ वन थिंग, एक ही चीज़ है लेकिन उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन सुपर क्लास। एक सुपर क्लास होती है, और उसकी जो एक सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग इनहेरिटेंस को भी यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग देखो, यहाँ पे एक एनिमल क्लास है, और उस एनिमल क्लास के दो चाइल्ड हैं, डॉग और कैट। सही है, डॉग एनिमल लिखा हुआ है, यानी कि डॉग और फिर ब्रेसेस में एनिमल लिखा है, और कैट और फिर ब्रेसेस में एनिमल लिखा है। तो मतलब डॉग और कैट दोनों किसके चाइल्ड हो गए? एनिमल के। ऐसा ही है ना। अच्छा, ये हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ के आ चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो अच्छा, अब यहाँ पे ना फ्रॉम ए बी सी इम्पोर्ट ए बी सी, तो मैं पहले ए बी सी कन्फ्यूज़ हो गया था कि ये ए बी सी क्या है। तो बेसिकली ए बी सी एक मॉड्यूल है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मॉड्यूल। ये ए बी सी डी वो वाला ए बी सी डी नहीं है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मॉड्यूल है, और ये मैं बताऊँगा अभी ये क्या है। इससे हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्पोर्ट किया, और ये कौन सा हमारे पास पैकेज है? ये हमारा कोई हेल्पर क्लास है
जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको देख लेंगे अभी, इसको भी छोड़ देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको हम लोग इंपोर्ट किया है हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास एक क्लास है एनिमल की, और उसके अंदर हमने एक स्पीक का मेथड बनाया है, लेकिन उस स्पीक के मेथड के अंदर कुछ किया नहीं है। पास का कीवर्ड है, ये पास का कीवर्ड कुछ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये मेथड एम्प्टी है, इसमें कोई कोड लिखा नहीं है। अब मैं ये इसका रीज़न बताता हूँ, इसमें कोई कोड लिखा क्यों नहीं है, इसका मैं रीज़न अभी बताऊँगा। अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डॉग की क्लास है जो कि किसको इनहेरिट कर रही है, एनिमल को इनहेरिट कर रही है। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एनिमल की जो क्लास है वो भी किसी को इनहेरिट कर रही है। किसको इनहेरिट कर रही है, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, उसको इनहेरिट कर रही है। ये हमारे पास हमने खुद बनाई नहीं है ये वाली क्लास, ये हमने कहीं से इंपोर्ट की है। ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है जो कि एनिमल इनहेरिट कर रही है। ठीक है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब ये जो हमारे पास क्लास है एनिमल की, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डॉग के अंदर एक स्पीक का मेथड है जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ये एक हमने टाइप हिंटिंग की हुई है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सही है, नन रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जस्ट प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की टाइप प्रिंट कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो रहा है उसकी टाइप क्या है। हमें पता है कि सेल्फ के अंदर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट की टाइप प्रिंट कर देगा, पहली बात। दूसरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, वूफ। वूफ मतलब कि डॉग की एक आवाज़ इन लोगों ने यहाँ पे दिखा दी है लिख के कि डॉग ऐसे स्पीक करता है, तो इन लोगों ने ऐसे आवाज़ यहाँ पे लिख के दिखा दी है। तो डॉग की क्लास के अंदर एक स्पीक का मेथड है जिसमें वूफ प्रिंट हो जाएगा और टाइप प्रिंट हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। इसी तरीके से कैट की जो क्लास है उसके अंदर भी स्पीक का मेथड है जिसमें म्याऊ प्रिंट हो जाएगा और टाइप प्रिंट हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक सेकंड के लिए मैं इस कोड को हटा देता हूँ और इस कोड को भी हटा देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग का, और डॉग का एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब अच्छा, आप लोगों को एक सवाल होगा कि यहाँ पे हमने डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया इस तरीके से जैसे हम हमेशा बनाते आए हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया, तो इसका सवाल का जवाब ये है कि देखें, कंस्ट्रक्टर बनाना हर क्लास में अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है हमारे पास, है ना, यहाँ पे सिर्फ दो मेथड्स हैं स्पीक के, कोई प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको सेट नहीं करवाना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं, उनको सेट करवा रहे होते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हर क्लास का अपना बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। हर क्लास का अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो पाइथन खुद बना रहा होता है। ठीक है, और वो कुछ आई थिंक इस तरीके से दिख रहा होता है जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे बना हुआ है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, हर क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि चलता भी है, जो कि हमारे पास कॉल भी होता है जब हम डॉग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे डॉग के ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया ना, तो ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा था ये एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं हुई, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वो कंस्ट्रक्टर चला, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बस हो गया काम। कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, क्लास की कोई अपनी प्रॉपर्टीज ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और एक कैट का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, दो ऑब्जेक्ट्स हमने बना लिए। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ है, इसका मैं अभी बताऊंगा। अब हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, उसकी क्लास की कोई बॉडी नहीं होती, सही है, उसके मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये जो हमने स्पीक का मेथड बनाया है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसमें कोई बॉडी नहीं है, इसमें पास लिखा हुआ है, इसमें कोई आगे काम नहीं हो रहा। तो एनिमल क्लास के अंदर जो स्पीक का मेथड है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, और जो भी पेरेंट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, अब ये वाली बात बहुत गौर से सुनिएगा, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारा, जो भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी होता है हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर, तो जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं ये ज़रूरी है कि वो वाला मेथड उन सारी चाइल्ड क्लासेस में इम्प्लीमेंट हो रहा हो, उनकी बॉडी हो।
क्योंकि ये वाला जो मेथड है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेरेंट क्लास के अंदर, ये वाला जो मेथड है ये इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है हमने, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी कोई यहाँ पे हमने कोई लॉजिक अंदर लिखी नहीं है। सही है, यहाँ पे कोई हमने लॉजिक इसकी लिखी नहीं है। इसकी लॉजिक हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसकी लॉजिक हम लोग जो इस पेरेंट क्लास के चाइल्ड होंगे वहाँ पे लिखेंगे। तो ये बात ज़रूरी है कि जो भी इसके चाइल्ड होंगे उन सारे चाइल्ड्स के अंदर इस स्पीक मेथड, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, इस स्पीक मेथड की बॉडी ज़रूर हो। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ इस तरीके से और ये क्लास अब एम्प्टी है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से पास लिख दूँ, ठीक है, तो अब ये जो है ना मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? कंपाइल टाइम पे ये बोलेगा भाई कि आपने इस क्लास डॉग के अंदर स्पीक का मेथड नहीं बनाया, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आपको ज़रूरी है ये बनाना, वरना कोड नहीं चलेगा। ठीक है, अब मुझे ये एरर दे देगा, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉग विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्पीक। ये बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्पीक तो बनाओ। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, अब ये मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें ये बात समझ आ गई कि इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, सॉरी इस वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है इसके चाइल्ड में। अब अगर मैं डॉग के ऑब्जेक्ट से कॉल करूँ स्पीक को, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि कौन सा मेथड चलना चाहिए? ये वाला स्पीक चलेगा या ये वाला स्पीक चलेगा? मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट कॉल करके स्पीक का मेथड कॉल किया है, मतलब डॉग का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उससे, तो ऑब्वियसली जो मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट जब मैंने बना दिया तो डॉग वाला स्पीक चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे कैट की बात कर लूँ कि कैट डॉट स्पीक लिख दूँ तो फिर कैट वाला ऑब्जेक्ट चलेगा। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करके देख लेता हूँ। तो अब आप लोग देखो कि क्या चल रहा है, डॉग डॉट स्पीक से इस ऑब्जेक्ट की टाइप प्रिंट हो गई और वो प्रिंट हो गया। ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है? डॉग है। ठीक है, और मैं अगर कैट की बात कर लूँ तो कैट की टाइप प्रिंट हो गई, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की टाइप प्रिंट हो गई, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मियाओ प्रिंट हो गया। तो ये दूसरी लाइन में हमारे पास दूसरी लाइन का आउटपुट आ गया। ठीक हो गया। अब अगर मैं वही वाला कोड वापस से कर दूं तो ये मैं अपना जो ओरिजिनल कोड हमारा था मैं ये वापस से ले आया हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेथड बना हुआ था और ये वाला मेथड ध्यान रहे ये वाला मेथड किसी क्लास के अंदर नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला कि किसी क्लास के अंदर नहीं है? क्योंकि ये इंडेंटेड नहीं है, इसमें स्पेस नहीं है। अगर ये इस तरीके से होता, अगर ये इस तरीके से होता तो ये कैट क्लास के अंदर होता, है ना, क्योंकि ये इस क्लास से इंडेंट हुआ है, इस क्लास के अंदर आ गया फिर ये। लेकिन अभी ये कहाँ पे था? इस तरीके से था, ऐसे ही था। तो ये किसी क्लास के अंदर नहीं है, ये मेन प्रोग्राम का हिस्सा है हमारे, ये किसी क्लास के अंदर नहीं है। ठीक हो गया। तो क्या हो सकता है हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं कि ये मेथड किसी क्लास का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब ये मेथड कर क्या रहा है? ये मेथड ये क्या कर रहा है कि ये एक एनिमल नाम का एक पैरामीटर ले ले, और वो जो पैरामीटर ले रहा है वो किस टाइप का होगा? एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। सही है, यानी कि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है ये एक ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा, और वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, और वो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका स्पीक का मेथड कॉल हो जाएगा। यानी कि वही चीज़ जो मैंने भी समझाई है इन लोगों ने थोड़े से कॉम्प्लेक्स करके बता दी है कि होगा क्या कि डॉग का ऑब्जेक्ट बना, कैट का ऑब्जेक्ट बना, अब एनिमल साउंड का हमने मेथड कॉल किया। क्योंकि ये एनिमल साउंड का मेथड जो है वो क्लास के बाहर है, किसी क्लास का स्टैटिक मेथड है ये, तो इसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये किसी क्लास का हिस्सा नहीं, हम डायरेक्ट हमने एनिमल मेथड का एनिमल साउंड का मेथड कॉल किया, और उसके अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है? डॉग और कैट का। तो सबसे पहले हमने डॉग का ऑब्जेक्ट पास किया इस मेथड के अंदर, फिर कैट का किया। अब जब हमने डॉग का ऑब्जेक्ट इसमें पास किया तो यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू आई? डॉग का ऑब्जेक्ट आ गया। डॉग का ऑब्जेक्ट आया, डॉग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के अंदर गए, फंक्शन के अंदर क्या हुआ? फंक्शन के अंदर डॉग का हमने ऑब्जेक्ट पास किया था, तो डॉग डॉट स्पीक हो गया। बेसिकली जब हमने डॉग पास किया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। सही है, डॉग डॉग डॉट स्पीक। अब डॉग डॉट स्पीक अभी हम देख के आ चुके हैं कि अगर मैं ये करूँ डॉग डॉट स्पीक, अभी मैंने बताया था क्या होगा। डॉग डॉट स्पीक का मतलब ये है कि डॉग कौन सा ऑब्जेक्ट है? डॉग
डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला मेथड चलेगा स्पीक का। तो यही काम तो यहाँ पे हो रहा है, सही है। तो डॉग डॉट स्पीक या एनिमल डॉट स्पीक में क्या वैल्यू, क्या कौन सा वाला स्पीक का मेथड चलाएगा, एनिमल डॉट स्पीक। जब हम डॉग पास करेंगे तो ये वाला मेथड चलाएगा स्पीक का, डॉग क्लास का। और जब हम कैट पास करेंगे एनिमल साउंड के अंदर, तो ये क्या चलाएगा, फिर ये कैट वाला स्पीक चलाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो वही आउटपुट आएगा हमारे पास जो पहले आ रहा था, कि पहले इसने डॉग वाला मेथड, डॉग वाला स्पीक चलाया, फिर दूसरी मरतबा इसने कैट वाला स्पीक चलाया। ओके। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि ये एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट तो कर रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। तो बेसिकली ये तो हमने एक हेल्पर क्लास इनहेरिट इंपोर्ट की है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रखें कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब ये एनिमल की क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है और इसके अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। लेकिन क्या हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अलावा नॉर्मल मेथड्स भी इसमें बना सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग इसमें नॉर्मल मेथड्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेथड बनाऊँ अपना ABC, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूँ ABC, तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें हमें सेल्फ पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास का अपना मेथड है जो कि हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सेल्फ भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको अब हम लोग नीचे से ऐसे कॉल भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से आऊँ और यहाँ पे एक एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, या डॉग डॉग के ही ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर सकता हूँ उसको, डॉग डॉट ABC। ठीक है, इस तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ उसको, डॉग डॉट ABC। अब जब मैं डॉग डॉट ABC कॉल करूँगा, क्योंकि हमारे पास डॉग का जो ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, डॉग की क्लास से बिलोंग कर रहा है। और हमें पता है कि डॉग ने किसको इनहेरिट किया हुआ है, एनिमल को किया हुआ है। और एनिमल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे उठ के डॉग में आ जाएंगे, उनको हम यूज़ कर सकते हैं डॉग के थ्रू। क्यों? क्योंकि डॉग ने एनिमल को इनहेरिट किया हुआ है। तो अगर मैं डॉग डॉट ABC करूँगा, तो डॉग डॉट ABC हमारे पास एक वैलिड स्टेटमेंट है, एरर नहीं देगा। हालांकि ABC उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ABC एनिमल में मौजूद है और एनिमल को डॉग इनहेरिट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग डॉग डॉट ABC करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा ABC। सही है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो आप लोग आउटपुट क्या है, डॉग डॉट ABC से ABC प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा हम नॉर्मल मेथड्स भी इस तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मेथड नहीं है, ये इंस्टेंशिएटेड मेथड है। अगर आपको ट्रूली नॉर्मल मेथड बनाना है क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो हम लोग उसको इस तरीके से बना सकते हैं, DEF XYZ, और यहाँ पे हम लोग इससे इसके ऊपर एक स्टैटिक का कीवर्ड लगा देंगे। सही है, एक स्टैटिक का @ स्टैटिक, इस तरीके से स्टैटिक मेथड। ठीक है, और इसको जब हम रन करेंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा। और इसको हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं? इसको हम लोग एनिमल की क्लास का नाम दे सकते हैं, एनिमल डॉट XYZ। खैर एनीवेज, ये काफ़ी थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया होगा आप लोगों को कि स्टैटिक का कीवर्ड लगा दिया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों मेथड को भी मैं हटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करेगा। सही है, जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब में स्पीक का मेथड मौजूद होगा, ज़रूरी मौजूद होगा। हाँ, जो अभी हमने मेथड्स लगाए थे ये वाले, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ये एक स्टैटिक मेथड था और ये इसका एक अपना इस क्लास का इंस्टेंशिएटेड मेथड था, तो इसलिए इनको इम्प्लीमेंट करना चाइल्ड क्लासेस में ज़रूरी नहीं था। लेकिन जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारा मौजूद है, उन सब की बॉडी, उन सबको डिफाइन करना होगा हमें, डॉग और कैट दोनों में उनकी बॉडी भी देनी होगी। ठीक है, बॉडी से मतलब यानी कि उन फंक्शंस का अपना अपना अलग अलग कोड होगा। सही है, अब यहाँ पे मैं कुछ और कोड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और कोड कर सकता हूँ, कैट के लिए अलग कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे उन दोनों को ज़रूर करना होगा। मैं यहाँ से हटा दूंगा तो फिर वो मुझे एरर देगा कि भाई स्पीक आपने डिफाइन नहीं किया डॉग में, क्योंकि स्पीक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए आपको डिफाइन करना ज़रूरी है दोनों चाइल्ड क्लासेस में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का, कि हम लोग इनहेरिटेंस
के साथ क्या कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडी हम लोग पेरेंट में डिफाइन करते हैं और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम चाइल्ड में डिफाइन करते हैं, और कॉल हम उसी तरीके से करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसको भी मैं हटा देता हूँ। कॉल हम उसी तरीके से कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट क्या कर रहे होते हैं, डॉग डॉट स्पीक और कैट डॉट स्पीक। यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो पास किया और उसको स्पीक के मेथड से कॉल कर लिया। अब डॉग पास कर रहा हूँ तो डॉग डॉग के वाला स्पीक, डॉग वाला स्पीक कॉल होगा, और कैट पास कर रहा हूँ तो कैट डॉट स्पीक, यानी कि कैट के अंदर जो स्पीक का मेथड है वो कॉल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ऊप का पार्ट 2 करवाऊँगा, जिसमें हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे ऊप के जो रह गए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।